अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज मंजूर कर लिया है और ये वो बजट नहीं है जो 9 जून को पेश किया गया था, क्योंकि वो एक इलेक्शन बजट था और IMF ने उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। जिसके बाद पहले तो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब खूब गरजे थे और आवाम को ये बताते रहे थे कि हम सारी शराइत मान चुके हैं, मगर IMF है जो हमारे ख़िलाफ़ जियोपॉलिटिक्स कर रहा है, साजिशें कर रहा है। मगर फिर गुज़िश्ता रोज़ इसहाक़ डार साहब ने उसी साजिशी IMF की शराइत मानकर फाइनेंस बिल में तरामीम पेश कर दी और इन तरामीम के साथ आज बजट मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद अभी समझा जा रहा है कि नवा रिव्यू मुकम्मल होने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। तो क्या ऐसा ही है या भी कुछ और रुकावटें भी हैं? जान लेते हैं अपने तज्ज़ियाकारों से। हमें ज्वाइन करें ज़फ़र हिलाली साहब, राव खालिद, रियाजुल हक और आज हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं खाकान नजीब साहब। माहिर मईशत हैं, आप सभी का बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है आज जो बजट पेश हुआ है, क्या इसके बाद अब IMF मुआहदे की राह हमवार हो चुकी है? देखिए, कमाल की बात है कि ये इसहाक़ डार साहब ने कहा था कि हम ये बजट पेश करेंगे और बड़ा उसने अपना बजट को डिफेंड किया था और कहा था कि हाँ यही है, चल जाएगा। ये कुछ नहीं चलेगा और ना चल। अब इन्होंने क्या किया है देखिए तो सही। पहला तो इन्होंने जो डार का सिग्नेचर ट्यून है, वो जो हर वक्त खेलते हैं कि रुपया को वो फ्री फ्लोट नहीं करने देते थे, रुपया को वो उसके साथ खेलेंगे, क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो अग्री किया है कि हम अच्छा चलो रुपया को हम आज़ाद कर देते हैं, लेट इट फाइंड दिस नेचुरल लेवल। दूसरी बात, 200 मिलियन रुपया, 200 क्या अरब रुपया से वो टैक्स इंक्रीसेस किया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100 बिलियन रुपया से कम किया है। इसके माने किसी को कम एक्सपेंडिचर माने कम नौकरी और तकलीफ। IMF ने उनको कहा था, और कहा नहीं था, IMF तो उनको पूछ रहा है किधर हैं आपके 6 बिलियन जो तुमने वादा किया था डार साहब? उन्होंने कहा हाँ जी हम अभी दे रहे हैं उसको। उन्होंने कहा ठीक है दो, अगर आप हमारे से वो 1.1 बिलियन मांग रहे हैं तो पहले दो और फिर हम उसको रिलीज करेंगे। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यही करना था, सब चीज उनका मानना था, तो ये क्यों आपने पहले 30 नवंबर तक क्यों नहीं किया? सही बात है, जब आपका फर्ज था करने का, या हाँ या नहीं, आपने उस वक्त तो नहीं किया। अब पता है आपको क्या हुआ है? नतीजा ये है कि आपको 1.1 पाकिस्तान बिलियन रुपया तो वो दे देंगे अगर आप 6 बिलियन ले आए, मगर वो प्रोग्राम तो 6 बिलियन प्लस के लिए था। वो अच्छा। एक 1. जो बिलियन है, ये प्रोग्राम खत्म होगा। 10th और 11th रिव्यू नहीं हुए, ये प्रोग्राम खत्म होगा 30 जून को। तो अब आप बताएं वो बिलियन रुपया किसका नुकसान हुआ? वो तो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है ना। That was the original program। कब मिलेगा? अगले प्रोग्राम में वो तो देखना पड़ेगा। ये क्या रहे हैं भाई? क्यों इतना देर लगा आपको? ये प्लान बी आपका है। आपका प्लान बी क्या होता है? आपका प्लान बी ये होता है कि हम बस टिके रहते हैं और जब उन लोग फाइनली नो करते हैं और टाइम नहीं रहता है, फिर हम उनको जो वो कहते हैं हम ढेर हो जाते हैं उनके सामने। दिस इज प्लान बी। ये आप फाइनेंस मिनिस्टर का प्लान बी है? या खुदा के लिए, फॉर गॉड सेक, व्हाट अ पैथेटिक स्ट्रेटजी। और जी क्या क्या किया है इन्होंने? टैक्सेस को सोचिए, और भी तो है। इन्होंने टैक्सेस इम्पोज किया है। 70% जो GNP से, उस पर तो कोई टैक्स डाला ही नहीं है। किस पे टैक्स डाला है? उन लोगों पे जो पहले ऑलरेडी हेविली टैक्स हैं। Exactly. 29% से मैक्सिमम टैक्स 39% हो गया है। रिटेल टैक्स 0, एग्रीकल्चरल टैक्स 0। क्यों? इसलिए कि नून के वोटर हैं। वाह वाह वाह, डबल टैक्स हो रहा है रिच पे, इनकम टैक्स और सुपर टैक्स। चलो ठीक है, आप अमीर हैं, आप देंगे, हमें पता है आप इकट्ठे कैसे करते हैं, तो देना भी मुश्किल नहीं होगा आपको। मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि बड़े कोऑपरेशंस जो हैं
अब उनका एक इंटरेस्ट है कि वो ब्रेकअप करें। बड़े कॉर्पोरेशंस पे सुपर टैक्स लग रहा है। ओके देन मैं एक बड़ा कॉर्पोरेशन का मालिक हूँ, मैं उनको 10 कॉर्पोरेशन तोड़ दूंगा। जब मैं तोड़ूंगा तो आपको और मुश्किल होगा टैक्स लेने के लिए, और कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके माने टैक्स कम कलेक्ट होगा। देखिए कहने की बात यह है 2.9% आपका ग्रोथ है, 3% आपका पता नहीं क्या पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो वैसे ही गरीब और गरीब होगा। एंड व्हेन जब गरीब गरीब होता है तो क्राइम बढ़ती है कि नहीं? ऐसे ही है, ये सारे ऐसे माहौल में आप चेयरमैन सेनेट की हरकत देखा है? उसमें करते हैं बात नहीं, मगर आपने देखा है ये क्या कर रहे हैं, क्या खेल कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही मुझे खाकान नजीब साहब को शामिल गुफ्तगू करने दें। माहिर मईशत आज हमारे साथ मौजूद है। ठीक कह रही हैं खाकान साहब, हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम ले ली है, उसके बाद पेट्रोल लीवी बढ़ा दी है, फिर 215 अरब के नए टैक्सेस भी लगा दिए हैं। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का एक मसला था, उस पर भी मुतालबा किया IMF से, और ऐसा लग रहा है कि शायद वो कुछ नरमी दिखाए। आपको लगता है कि अभी भी कोई गैप्स बाकी हैं या फिर मुआहिदे की राह हमवार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये बात याद रखिए कि जहां पाकिस्तान पिछले कई महीनों से खड़ा हुआ है, हमें IMF के अलावा कोई और इससे बेल आउट इन द शॉर्ट रन कर नहीं सकता। अगर हम बहुत से स्टेप्स भी उठा लेते तो ये नहीं होना था। 3 नवंबर से अब तक का जो डिले है दैट हैज़ हर्ट पाकिस्तान। आप इसको इसी तरह देख लीजिए कि हमारी रेमिटेंसेस भी कम हुई, हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम हैं, और उससे सबसे बढ़ के हमें जो इंपोर्ट्स पे कदगन लगाना पड़ी उसकी वजह से पूरी इकॉनमी सुकड़ गई है। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि मौके की नज़ाकत को समझिए। इस वक्त IMF के अलावा कोई चारा नहीं था, हमें 3 नवंबर का डिले करने की ज़रूरत नहीं थी। यही सब चीज़ें, मसलन रुपए की कदर जो है उसको मार्केट फोर्सेस पर छोड़ना, ये दुनिया भर में एक एक्सेप्टेड रिफॉर्म है। अब मतलब 1990 में ये, मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो हम वहाँ पे ये रिफॉर्म हमने किया था। सो अब हम 2023 में पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें करना चाहिए। मैं बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ। और अच्छा, अब आप आगे चलिए। सो IMF से अगर इनहराफ नहीं है, IMF से राह फरार नहीं है, तो हमें उनकी जो भी एग्रीमेंट था वो हमें पहले कर लेना चाहिए था। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि हमने एक बजट दिया जिसमें हमने टैक्सेशन जब की तो IMF ने उससे एग्री नहीं किया शायद, और 9200 अरब को बढ़ाने की, उन्होंने तो शायद 9800 तक बढ़ाने की कही थी। चलें 9415 के करीब एग्रीमेंट हो गया है, दैट्स अ गुड नोशन। पर जो बात असल है वो ये है कि 215 अरब के कौन से टैक्सेस लगे हैं, दैट इज ऑफ कंसर्न टू द पीपल। ये मेरे लिए भी कंसर्न है, बट इन द शॉर्ट रन में और ये गलत नहीं पूरे, मतलब अब तो सब लोग समझ ही गए हैं, ये सही बात है कि रिटेल पे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारे टैक्सेस लगने चाहिए, बट हम डायरेक्ट टैक्सेशन को सोच नहीं पाते। सो वहीं पे खड़े हैं कि उन्हीं एरियाज को टैक्स करते रहते हैं। नंबर 2, एक्सपेंडिचर पे जरा मेरी राय मुख्तलिफ है। पाकिस्तान का जो एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म है ना जी, इट इज मोर इम्पॉर्टेंट नाउ देन द रिफॉर्म ऑफ द टैक्सेशन सेक्टर। अब ये आप मुझे अगर 1 मिनट देंगी तो ये मैं जरूर, इसलिए कि अब हमें एक नैरेटिव, और आप लोग नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं तो आपको ये नैरेटिव बिल्डिंग करनी है। मसलन सोचिए रमीन साहिबा कि मैं जब हुकूमत में था तो मैंने टेबल पर बैठकर एक दिन कहा कि 250 अरब की पेंशन्स हैं फेडरल की, ये बहुत बढ़ जाएंगी, आने वाले 5 साल में डबल हो जाएंगी। मैं गलत था। अब जब हमने बजट प्रेजेंट किया तो ये 801 अरब रुपया हो गई हैं। ये अनबिलीवेबल राइज है इनमें। हमें इस पे कोई रिफॉर्म करना चाहिए था। एक बहुत ही ल्यूक वार्म सा रिफॉर्म शुरू किया है, गवर्नमेंट स्लो मूविंग इंस्ट्रूमेंट है। चलें, हमने एक बात तो शुरू की है कि ये एक रिफॉर्म है जो कि करने वाला है। SOEs के लॉसेस अपनी जगह खड़े हैं, आपने उसका रिफॉर्म करना है। आपकी एक अनटारगेटेड सी सब्सिडी रजीम है जिसमें हम फर्टिलाइजर को भी टैक्स सब्सिडी दे देते हैं, गैस की भी सब्सिडी है, बिजली की भी सब्सिडी है। दीजिए सब्सिडी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक जबरदस्त प्रोग्राम है, जितनी मर्जी सब्सिडी दीजिए। IMF ने आपको पता है क्या कहा? आप हैरान हो जाएंगी। उन्होंने कहा 450 अरब जो आपने BISP में रखा है ये कम है, इसको बढ़ाइए। हमने बढ़ा के 467 अरब किया। अब आपको मैं मतलब ये मैं नैरेटिव ये बिल्ड कर रहा हूं कि 17 सब्जेक्ट्स हैं जो फेडरल चलाती है, मसलन पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ, ज़कात, उशर। ये हमारा काम नहीं है, ये सारा काम है
प्रोविंसेस को, क्योंकि उनको हमने एनएफसी में बहुत पैसे दिए हैं। सो ये कलीदी गुफ्तगू है जो कि हम नहीं कर पाए। आखिरी एक बात इसमें करूंगा, हमने एक एमनेस्टी स्कीम दी, हमें वो नहीं देनी चाहिए थी। उसकी वजह ये है, हमने लिख कर दिया हुआ है आईएमएफ को, लेट मी रिपीट दैट, एज अ नेशन हमने लिख कर दिया हुआ है कि हम कोई नई एमनेस्टी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ प्रोग्राम नहीं देंगे। हमने फिर $1 लाख ये अलाउ किया कि आपको कोई भेजता है तो हम सवाल नहीं पूछेंगे। आईएमएफ ने उस पर ऑब्जेक्ट किया। मैं खुद नहीं समझता, अगर हम सैलरीड होते हुए इतना बड़ा टैक्स दे रहे हैं तो हम क्यों छूट देंगे, उस पर हमने रिट्रीव किया। सो ऑल इन ऑल लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। मुल्क $4 अरब के ज़खायर पे खड़ा है। ये भी इसलिए खड़ा है कि एक मुल्क आपको कंसिस्टेंटली नीचे हाथ रखे हुए और नीचे नहीं जाने दे रहा। आप यकीन करिए कि मैं एग्जैक्ट फिगर्स में नहीं जाना चाहता, पर अगर चाइना ने वो हाथ ना रखा होता तो आज यहाँ ना खड़े होते और रिजर्व्स की पोजीशन बहुत डेंजरस होती। सो आईएमएफ कीजिए, $1 अरब उनसे लीजिए और दोस्त ममालिक से पैसे लीजिए, और फिर वो जो कलीदी गुफ्तगू मैंने शुरू में की है, इसलिए मैं कहता हूँ वो इम्पोर्टेंट गुफ्तगू है, उसकी तरफ जाइए। ठीक है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, पहले जब बजट दिया गया तो वो कुछ और था, और हम तब भी ये कह रहे थे कि ये आईएमएफ के लिए काबिल कबूल नहीं होगा, और फिर हुआ वही, तमाम शराइत माननी पड़ी, जिसको पहले इसहाक डार साहब कह रहे थे कि हमने तो मान ली शराइत, तो फिर नई शराइत कहाँ से आ गई, वो क्यों इनकॉर्पोरेट की गई? आपको क्या लगता है उनको इंतज़ार किस बात का था? देखिए, मैंने पहले भी ये बार बार ये बात कह चुका हूँ कि ये जो बजट के बारे में इनका प्लान था वो ये था कि हम कोई इंतखाबी बजट देंगे जिसमें कोई इस किस्म की चीज़ें करेंगे जिससे लोग खुश हो जाएं, और फिर हम उसके बाद आईएमएफ के लिए एग्री कर लेंगे। इसलिए ये डेलिब्रेटली इन्होंने इसको लिंगर ऑन किया, डिले किया, और उसका अल्टीमेटली जब ये अब जाने लगे हैं तो उन्होंने जाते जाते उसकी कंडीशनैलिटीज़ भी मान ली हैं और कहते हैं जी अभी मामला ठीक कर ले हमारे साथ। ये सारा असल मसला ये है कि आप अब उधार पे ज़्यादा नहीं चल सकते, बल्कि बिल्कुल नहीं चल सकते। अगर आप उधार पे चलते रहेंगे तो आप बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मैं आज देख रहा था, थ्रेड लिखा है, मुर्तज़ा शाह साहब स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर रहे हैं मेरा ख्याल है, वो उन्होंने दिया, इंडिया ने आज से 30 साल पहले जब मनमोहन सिंह साहब थे उन्होंने जो रिफॉर्म किया और जिस तरह से अपना चेंज किया, सारा विजन चेंज किया, इकोनॉमिक विजन चेंज किया, उसकी बुनियादी बात ये थी कि उन्होंने कहा रूखी सूखी खा लेंगे, उधार से जान छुड़ाएंगे, हम अपने मामला ठीक करेंगे, इंटरनल हमारा प्रॉब्लम है, किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया, आईएमएफ हमें पैसे नहीं दे रहे इसलिए हम हो गए, जियो स्ट्रेटेजिक वजह से नहीं हो रहा, जियो पॉलिटिक्स की वजह से नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें उन्होंने कहा ये नहीं होंगी। हम अपना जो गलतियां हैं हम उसका पहले इतराफ़ करें, इदराक करें, और फिर हम इसके करेक्शन की तरफ लेके जाएं। और वो उन्होंने करेक्ट किया, और कंटिन्यूटी और चलते चलते पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसमें ऑब्वियसली। तो वो अब आप देख ले कहाँ खड़ा है इंडिया मुआशी तौर पे, और उसकी वजह से उसका दूसरा जो स्टेटस है दुनिया में एक मुल्क के तौर पर, जो अभी हमने अमरीका में जो सूरत देखी, तो उससे हमें अंदाज़ा होना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा हमें गैरत खानी चाहिए अब कि हम भी अपने पाँव पर खड़े हों और अपने मामलात को खुद ठीक करने की कोशिश करें। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, उसमें कोई लंबी चौड़ी बहस की ज़रूरत नहीं है, दुनिया भर में रिसर्च हो चुकी है। खकान नजीब साहब को पता है किस तरह चीज़ें ठीक हो सकती हैं, इन जैसे बहुत से मईशतदान हैं जो आपको बता सकते हैं। अगर आपने इसहाक डार साहब के ज़िम्मे ही लगाना है तो फिर ये ठीक नहीं होगा। आप मईशतदानों को बिठाएं, वो आपको देंगे। नजीब साहब ने पेंशन की बात की, 801 अरब पे पहुँच गई है। पिछली गवर्नमेंट में ईओबीआई के नीचे एक इंटरनेशनल मॉडल लेके पेंशन फंड क्रिएट करने की कोशिश की, जिससे वो पैसे क्रिएट होने थे, उसमें से पेंशन जानी थी, गवर्नमेंट की एलोकेशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जानी थी। उसमें उन्होंने अपने तौर पे, जैसे ईओबीआई इन्वेस्टमेंट करता है और अपने पैसे बनाता है, कमाता है, इस तरह से उन्होंने करना था। वो बहुत बड़ा मनसूबा था। इस तरह की और चीज़ें थी, लेकिन कंटिन्यूटी होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो चीज़ें आगे चलेंगी। सबसे पहले हम अपने आप को धोखा देना तो बंद करें ना। हम अपने आप को जरूरी है, वाज़ेह हो जाए, धोखा देते रहते हैं, बढ़ के लगाते रहते हैं, हम ये कर देंगे, हम बड़ी कौम है, हमारे पास बड़े रिसोर्सेज हैं। रियाज साहब, आप कुछ अंदर की खबरों पर भी नज़र रखते हैं। ये इत्तलात आई थी कि इजाफी टैक्सेस पर ऐवान को एतमाद में नहीं लिया गया था, कोरम भी पूरा नहीं था। ये क्या हुआ था आज कौमी असम्बली में?
इतने अफसोस की बात है कि तादाद जो थी वो 50 से 60 के दरमियान थी जब फाइनेंस बिल मंजूर हो रहा था, और जो निस्फ से ज़्यादा अरकान थे ज़ाहिर है वो तो मौजूद ही नहीं थे। लीडर ऑफ द अपोजिशन क्या, पूरी अपोजिशन ही मौजूद है ही नहीं वहाँ पे। तो बिल्कुल जो है स्मूथ जो है सेलिंग थी सारी। और एक और बदकिस्मती ये थी कि कोई भी ऐवान में संजीदा नहीं था, और जो 10, 12, 15 सफ़ात का जो बजट की एक डॉक्यूमेंट होते हैं वो जिस रिबन में जिस तरह गिरा लगी होती है उसी तरह जो है वो उनके टेबल्स के ऊपर और टेबल्स के नीचे पड़े हुए थे। किसी ने खोलने की जहमत नहीं की सिवाय 10-12 लोगों के, शायद जो कुछ मईशत का या बजट के हवाले से, आम आदमी के हवाले से कुछ दिलचस्पी रखते हों। तो ये तो हाल था अंदर के हाल का। अब मैं आपकी तरफ आऊँ कि हमने दो फाइनेंस के जो हमने मनी बिल इस हुकूमत ने पेश किए हैं, ये बिल्कुल वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो पिछली हुकूमत में हुआ। और हमने देखा कि असद उमर ने जब इतना ज़्यादा लेट कर दिया, 7 महीने इन्होंने गुजारे, वो जब आए उनको फ़ौरन चले जाना चाहिए था IMF में, लेकिन वो नहीं गए। अब इन्होंने भी ड्रैग किया, कभी इन्हें ये कहते हैं कि रीजनल जो है वो चैलेंज है, हम अमेरिका वगैरह दाएं बाएं इल्ज़ाम लगाते रहे, फिर वो कहते रहे कि मिसाइल प्रोग्राम पे हमें जो है वो डायरेक्शंस दी जा रही हैं, कौन होता है हमें ये कहने वाला। आखिरकार आके घुटने टेक दिए और वो तमाम मुतालबात इन्होंने वो कर लिए हैं। अब अगर इसमें देखा जाए तो रिफॉर्म्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये बजट ना किसी तौर पे इंतखाबी बजट है, ना रिफॉर्म्स का बजट है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने के लिए IMF से जो है उनके तमाम वो चीज़ें मान ली गई हैं। और मज़े की बात है, पिछला बजट भी जो पेश किया गया जब आखिर में मंजूर हुआ वो कोई और था, इसी तरह ये भी जब पेश किया गया और अब जो आज मंजूर हुआ है ये कोई और है। तो उसकी वजह यह है कि जो हमारे कौल व फ़ेल में है वो बहुत ज़्यादा तजाद है, और बदकिस्मती है कि इस पर कभी हमने फोकस नहीं किया, सिर्फ ज़ाती मफादात पे हमने फोकस किया। और आज हमारा ये हाल है कि रिफॉर्म्स नाम की बजट में कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक पेंशन की चीज़ जो है वो जिसके लोग सराह भी रहे हैं, लेकिन उसके अलावा मसला ये है कि 800 अरब तक जैसा खाकान साहब ने कहा कि पहुंच गए, उसका आपने क्या करना है? और जी डबल सैलरी जो ले रहे हैं वो सिंगल हो जाएंगी, जो पेंशन ले रहे हैं उसके अलावा आपके पास क्या रिफॉर्म मौजूद हैं? तो आपने जो है ताजर को, दूसरे लोगों को तो हाथ ही नहीं लगाया। तो इसका मतलब है ज़ाहिर आप वोट बैंक बनाने के चक्रों में हैं, बाकी इस मुल्क का भट्टा बैठ जाए तो बैठ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़रूरत इस बात की है कि रिफॉर्म्स, इस बजट का आवाम पर कितना बोझ पड़ेगा, बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जो बजट आज कौमी असम्बली से मंजूर हुआ है उसमें कुछ ऐसे इक़दामात लिए गए हैं जिससे आवाम पर बराह रास्त बोझ पड़ेगा। टैक्सों की भरमार है, पेट्रोल लीवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपये करके पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली गई है। ज़रूरी सेक्टर पर और प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ा दिया गया है, और इन वजूहात की वजह से महंगाई का नया तूफ़ान आएगा। तो ये बजट आवाम की जेब पर कितना भारी पड़ेगा, और इस बजट के बाद अगर IMF मुआहिदा हो भी जाता है तो क्या वो मुल्क की मईशत के देर पा इस्तेहकाम के लिए काफ़ी होगा? इस हवाले से अपने तजियाकारों की राय जान लेते हैं। खाकान साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए ज़रूरी था हुकूमत के लिए कि मुश्किल तरीन फ़ैसले लेती, लेकिन आपको क्या लगता है कि हुकूमत के पास इस मद में कोई ऐसा मार्जिन भी था कि आम आदमी या गरीब आदमी पर कम से कम बोझ पड़ता? देखिए, मार्जिन तब क्रिएट होता है जब आप एक अपना बहुत खूबसूरत थॉट आउट एक प्लान सामने रख सकें और ये कह सकें कि ये चीज़ें हैं जो हम एड्रेस करना चाहते हैं, और IMF को कन्विंस कर सकें कि दिस इज़ आवर प्लान। ये इन्फ्लेशन जो कि 28-30% पे इस साल और अगले साल 21% का तखमीना है, हम इसको कम करेंगे। जब आपके पास अपने प्लान्स नहीं होते, देन यू रिलाई ऑन एक्सटर्नल एडवाइस। सबसे जो दुख है पाकिस्तान में मुझे पिछले कई सालों में कि हम अपना थॉट प्रोसेस खो चुके हैं। एक चीज़ जो जस्ट टू गिव अ गुड स्टोरी टू द पाकिस्तानी पीपल, ये उम्मीद करें कि रुपए की कदर थोड़ी मुस्तहकम रहे, इसलिए कि डॉलर इनफ्लोज बढ़ें तो पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें ना बढ़ें, कुछ फूड शॉर्टेजेस कम हो और हम कुछ मंगवा सकें तो उससे कुछ तकवीयत मिले। बाकी अभी अगले 6 माह 8 माह भी मुश्किल हैं जब तक एक नई हुकूमत आकर पाकिस्तान का जो जिसे हम कहते हैं ना फंडामेंटल रिपेयर नहीं शुरू करती।
और आखिरी ये बात है कि ये फंडामेंटल रिपेयर करने के लिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमने तो चंद सिफारिशात एक्सपेंडिचर साइड पे रखी हैं, चाहे वो हमारी 212 एसओईज हो जो नुकसान कर रही हैं, चाहे वो हमारा एनर्जी सेक्टर हो, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर हो जिसका जिक्र किया गया इस बजट में, मुझे खुशी हुई एसएमईज का जिक्र किया गया, पर ये फॉलो थ्रू होना है काम के साथ। मनमोहन सिंह ने बिल्कुल सही, मेरे दोस्त ने, कि एक बहुत आला 1990 की स्पीच की थी। मैंने अपनी पीएचडी के टाइम पर वो कई बार पढ़ी, बिकॉज मुझे दोस्तों ने और टीचर्स ने कहा कि ये आपके लिए सूदमंद होगी। मैं आज भी वो बात मानता हूँ, पर एक चीज़ और याद रखिए कि देयर वाज अ टीम ऑफ नॉट ओनली मनमोहन सिंह बट मैं कई और सीनियर इकोनॉमिस्ट, मोंटेक अहलूवालिया, इस जैसे लोग जो कि इकट्ठी की गई थी, जिन्होंने उस प्रोसेस को फिर स्पीयर हेड किया था। पाकिस्तान में हमेशा जो टीम फैक्टर है वो मिसिंग रहा है। ठीक है हिलाली साहब, थॉट प्रोसेस नहीं है अपना, खाकान साहब का ये कहना, आप कितना अग्री करते हैं इस बात से? और आईएमएफ का मुआहिदा क्या काफ़ी होगा हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए? जिस तरह से इस वक्त हम देख रहे हैं दगरगू सिचुएशन का शिकार है पाकिस्तान मईशत के लिहाज से, आपको क्या लगता है क्या मज़ीद करना चाहिए? आईएमएफ का मुआहिदा तो काफ़ी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, और ना हम समझते हैं होगा, ना आईएमएफ समझती है होगा। अच्छा, मगर मेरे ख्याल में मुझे जो हैरानगी हो रही है कि हम लिख के देते हैं कि हम कभी फिर मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क नहीं करेंगे, लिख के देते हैं, लिहाजा हम ये 1 लाख जो आ रहा है, जो सबको पता है इधर से जाता है हवाला से, उधर से ढुल के आता है, और सबको पता है कौन ज़्यादातर ये काम करता है, ये हमने लिख के दिया है नहीं होगा। Why do you think IMF asked, FATF ने हमें पूछा क्यों? वो खामखा पूछ लिया? नहीं, उनको पता था होता है, उनको पता, कह लिख के लो, अगर इनको ग्रे लिस्ट से निकालना है लिख के लो, लिख के लिया, और हमने दूसरे बजट में उसको एक्सक्यूज कर दिया। दूसरे या तीसरे बजट में डार साहब का ये अभी है। व्हाट इज दिस यार, तुम सब लोगों को झूठे बनाते हो, लिख के देते हो, क्या वो सब अनपढ़ हो गए हैं, वो पढ़ नहीं सकते? वो छोड़ो, चेयरमैन सेनेट जो आप बिल, शुक्र है ये बिल पास नहीं होगा, शुक्र है ये बिल पास नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अलवी साहब भाग गए हैं उमरा करने इसलिए कि वो ये बिल साइन नहीं करना चाहते थे। रियली मिस्टर अलवी, तो आप 20 लोगों को एक हवाई जहाज में ले गए हज पे, आपके रिश्तेदारों को। आई लुक फॉरवर्ड टू नो टू लर्निंग के आपने वो बिल आप दे रहे हैं उसका। मैं बताएं कौम को कौन पैसे दे रहा है? वो 20 लोग जो हज करने गए या पता नहीं हज ही करने गए होंगे। तो मैं ये लोग हैं, दीज आर आवर लीडर्स। चेयरमैन सेनेट 12 नौकर, एक्स चेयरमैन सेनेट सपोर्ट कर रहा है, वो भी 12 नौकर, 6 सिक्योरिटी, 6 नौकर, प्लेन्स को हायर करें, चार्टर करें जब उड़ना चाहते हैं। आई कांट बिलीव, मैं तो मान ही नहीं सकता कि हम एक मुल्क में रह रहे हैं। मैं तो मान ही नहीं सकता कि ये और हम एक प्लेनेट में हैं। सही बात। तो ऐसे जब हालात हो जाते हैं बीबी, ऐसे जब हालात हो जाते हैं तो मेरा ख्याल में इट इज इट इज क़यामत फोरटोल्ड। सही बात है, लेकिन हिलाली साहब बात ये है कि क़यामत भी देखें ना उन्हीं लोगों पर टूटती है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जिन पर ये बोझ डाल दिया गया बजट लाकर सारा का सारा। राव खालिद साहब, IMF से सपोज करें कि किस्त मिल गई हमें, उसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान की मईशत के सारे मसाइल हल हो जाएंगे? क्या हाल होंगे? आप मुझे ये बताएं, आपने जाना पेशावर है तो मुंह आपने लाहौर की तरफ किया हुआ है, तो आप पेशावर कैसे पहुंचेंगे? अपनी सिमती आपकी जब दुरुस्त नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा वो उस दिन इरशाद आरिफ साहब ने भी कोट किया था, एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है कि अपनी गफलत की यही हालत रही तो एक दिन आएंगे गुस्साल काबुल से, कफन जापान से। तो ये सूरत हाल आपकी है कि आप हर चीज़ के लिए आपको कभी उधार इधर से लेना पड़ रहा है, कभी उधर से लेना पड़ रहा है।
तो इस तरह से कैसे मामला चलेंगे? आप मैं बड़ी बड़ी चीज़ों को छोड़ देता हूँ, आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज कैसे आपको लूट रही, यानी आपके नुकसान का बायस बन रही है। कितना पैसा उधर जा रहा है, कितना पेंशन में जा रहा है, कितना सैलरीज में जा रहा है, कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जा रहा है। माचिस से लेके हर चीज़ के ऊपर आप टैक्स ले रही है गवर्नमेंट। आपका टैक्स कलेक्शन का मैकेनिज्म क्या इफेक्टिव है? अगर आप उसको कैलकुलेट करें, आपके पास, ये मेरा नहीं ख्याल, किसी के पास, खाकान साहब बेहतर बता सकते हैं, इनके पास फिगर होगी कि आपके यहाँ साबुन कितने बन रहे हैं, आपके यहाँ शैम्पू कितने बन रहे हैं, आपके यहाँ बाकी चीज़ें जिन पे आप सेल्स टैक्स ले रहे हैं, वो दालें आ रही हैं या बाकी चीज़ें, आप तो कोई चीज़ रही नहीं जिस पर टैक्स ना हो, वो कितनी आपकी प्रोडक्शन उसकी हो रही है, और क्या उसके ऊपर आप सेल्स टैक्स उसके मुताबिक आपको मिल रहा है? उसमें डबल जेपर्डी होती है आपकी, आप कह लें एक तरह से, कि एक तो आपको सेल्स टैक्स जो आपसे लिया जाता है वो गवर्नमेंट को नहीं पहुंचता, दूसरा उस सेल्स टैक्स की बुनियाद के ऊपर जो कैलकुलेशन होती है, जो प्रोडक्शन करने वाले की या रिटेलर की इनकम की जो कैलकुलेशन होती है वो भी सही नहीं होती, वो 50% लेस होती है, 30% लेस होती है। उसके ऊपर इनकम टैक्स की कलेक्शन भी उसी तरह से फिर कम हो जाती है। तो ये एक विशियस सर्कल है जिसमें हर कोई अपनी अपनी जगह पे लूट मार कर रहा है। कम अज कम FPR के ऊपर इतने प्रोग्राम्स हुए हैं, गवर्नमेंट इंटरनेशनल डोनर्स ने पैसे दिए हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ें ठीक करने के लिए इन्होंने मॉनिटरिंग लगाई है मिलों के ऊपर कि प्रोडक्शन कैपेसिटी हम देखें, मशरूबात कितने बन रहे हैं, ये कितने बन रहे हैं। स्टिल दे आर नॉट एबल टू जो उसकी शुमार है प्रॉपर कर सके कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कितनी हो रही है, क्या उसके हिसाब से हमें सेल्स टैक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बहुत सी बुनियादी चीज़ें जो हम रिफॉर्म्स की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हम विजिलेंट होकर चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो ये किसने करना है? जिनकी जिम्मेदारी है उन्होंने करना है। हम तो यहाँ बैठ के शोर ही मचा सकते हैं, रोना रो सकते हैं कि ये पेट्रोल इतना महंगा हो गया, चीज़ें इतनी महंगी हो गई। हर बंदा, मेरा ख्याल है एवरेज जो मुतवसत तबके का बंदा है, महीने में 8 से 10 हज़ार सेल टैक्स देता है चीज़ों के ऊपर। तो वो कहाँ जाता है? अगर आप कैलकुलेट करें पॉपुलेशन के ऊपर और उसके करें, आम जो BISP से इमदाद ले रहा है खातून या मर्द, वो भी दे रहा है सेल्स टैक्स, तो कहाँ जाता है वो सारा सेल्स टैक्स? अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करें आपको पता चलेगा कितने बिलियन ऑफ रुपीज़ वो बनते हैं या ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ वो बनते हैं। तो कम से कम इसी को ठीक कर ले, शायद कोई बेहतरी हो जाए। बाकी ये टैक्स लगाते, बजट तो 3 हफ्तों में 3 दफ़ा पेश हुआ है, तो वो उसमें इसी किस्म की चीज़ें होंगी जिससे आम आदमी को कोई आसाइश नहीं होगी। बज़ाहिर ये कहते हैं हमने बड़े आदमी पे लगा दिया, 3000 सीसी की गाड़ी पे 10% कर दिया नॉन फाइलर के ऊपर, और बाकी उससे नीचे 8% कर दिया। तो वो कोई कारोबारी आदमी है ना, या कोई बड़ा आदमी है जिसकी मिले हैं, कोई और वो करता है, वो कहाँ से लेगा? वो मुझसे लेगा उसका पैसा जो उसको खर्च करना पड़ेगा, वो अल्टीमेटली वो बोझ आगे ट्रांसफर करेगा। तो ये एक अलहदा किस्म का मजाक होता है कि जी हमने आम आदमी पे बोझ नहीं डाला, हमने बड़े बड़े लोगों पे बोझ डाला है तो इससे इकॉनमी बड़ी बेहतर हो जाएगी। ये बेहतर नहीं होगी, आपकी सिमत ठीक नहीं है, आपने जाना कहीं और है, मुंह आपका किसी और तरफ है। अपनी पहले सिम दुरुस्त करें, उसके बाद ये मामला ठीक होंगे। ऐसे ही खालिद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम तो यहाँ बैठकर रो सकते हैं, वावेला कर सकते हैं, शोर मचा सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सवाल पूछने पर भी वज़ीर ख़जाना साहब गुस्सा हो जाते हैं। रियाज साहब, आपको क्या लगता है अब जिस तरह से अब टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, पेट्रोल लीवी खुसूसी तौर पर उसकी बात कर लें तो 50 से 60 रुपये बढ़ा दी गई है। अब ज़रूरी सेक्टर पर प्रॉपर्टी टैक्सेस भी बढ़ा दी गए हैं। इसके अलावा सैलरीड लोगों की तनख्वाहों पर भी बहुत ज़्यादा बोझ आया है। आपको लगता है आवाम ये बोझ बर्दाश्त कर पाएगी? 75 सालों से तो आवाम ज़ाहिर बर्दाश्त करती ही आ रही है, और ये सारे जो अशराफिया के अल्ले तल्ले हैं आम आदमी, मैं और आप ही बर्दाश्त कर रहे हैं। बाकी इनको इससे क्या है, आप अंदाज़ा लगाएं कि तमाम, ये हर साल होता है, तमाम सियासतदानों का पूरे जो बदकिस्मती से ग्रोह हैं वो हज के लिए जा रहे होते हैं। इस वक्त मेरा ख्याल है कि कोई फतवा भी आ जाना चाहिए कि जो एक मरतबा हो गया उसके बाद मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है इसमें आप अपने इर्द गिर्द लोगों की मदद करें। लेकिन ज़ाहिर है हम हमारी अशराफिया के जो चौंसले हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। अब आते हैं दूसरी तरफ बजट के मामले पर, आपने लेवी की बात की, दूसरे मामला। आम आदमी जितना इससे पिस रहा है, इसकी बेइंतहा मिसालें हैं कि पिछले 1-1.5 साल में हमने ऐसे जो है उस सफ़ेद पोशों को देखा जो इतने परेशान थे कि मैं अपने 30-35 साल की ज़िंदगी में मैंने कभी इतना ज़्यादा किसी को परेशान नहीं देखा जितना एक साल में मैंने देखा। और बजट की सूरत हाल आप देखेंगे, यहाँ पे प्रायोरिटीज़ ही नहीं है, वो तरजीहात ही नहीं है कि चीज़ों को रिफॉर्म किया जाए। 1000 स्क्वायर फीट की जो दुकान थी उस पर पहले पिछली हुकूमत में कुछ ना कुछ पैसे वगैरह लगाए गए
कि जी आपकी अगर ये इतनी फीट 1000 फीट दुकान है स्क्वायर फीट, तो आप जो है वो इतना जो है वो टैक्स देंगे और सारा कुछ होगा, वो भी आके उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो सैलरीड क्लास पे मजीद जिसकी 2 लाख या उससे ज़्यादा माहाना की तनख्वाह है उसको मजीद टैक्स देना पड़ेगा। तो उनका खून चूस रहे हैं जिनका इनके पास रिकॉर्ड है, चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जिन लोगों पे हाथ डाल सकते हैं उन पे हाथ नहीं डाल रहे। और मुशाहिद हुसैन सईद साहब के साथ इंटरव्यू कल हुआ था, वो नशर भी हो जाएगा, उसमें उन्होंने बड़ी बातें की कि उन्होंने नादरा ने हुकूमत को जो है, इस हुकूमत को, पिछली हुकूमत को भी रिकॉर्ड दिया कि कितने लाख लोग हैं जो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड से, दूसरी चीज़ों से, और वो हुकूमत को दिया, हुकूमत टस से मसी नहीं हो रही। तो उसकी वजह यह है कि वो लोग सारा कुछ कर रहे हैं लेकिन वो टैक्स नेट में ही नहीं है। तो आपने रिफॉर्म्स ना कोई कुछ किया ना, और जो कुछ अगर आप सारे ये एडिशनल जो टैक्सेस लगाए गए हैं तो आपने क्या इसमें किया सिवाय इसके कि आम आदमी की गर्दन पे आपने दोबारा हाथ रख दिया है। तो मुझे तो इसमें कम से कम बदनीयती से के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। इनके अल्ले तल्ले ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन आम आदमी की जब बारी आती है, ये अब PMLN के ट्विटर हैंडल से ही हुआ है कि जी आवाम दोस्त बजट है, मुझे तो किसी तौर पे नज़र नहीं आ रहा। उमर सैफ साहब हैं, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है कि एक ऐसी हुकूमत आनी चाहिए कि अगली दफ़ा जो आए वो लूज़ करने के लिए आए, वो हारने के लिए आए और सख्त फैसले करे। तो पता नहीं ये हुकूमत, तो मुझे नहीं लगता कम से कम हमारी ज़िंदगी में ऐसी कोई हुकूमत आएगी जो सख्त फैसले करे और हारने के लिए कहे। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक प्रोग्राम में भी कहा था अगर हम हार जाते तो क्या हुआ, हम ये रिफॉर्म्स करेंगे, और हमने देखा कि उनको कैसे हटा दिया गया। तो डार साहब की परफॉर्मेंस तो हमारे सामने है कि आम आदमी के लिए तो खैर दरकिनार, मुल्क के लिए भी कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा, और हम मुसलसल जो है अब IMF के ये बड़ी अच्छी बात की आपने रियाज साहब कि हमें सियासी मकसद से आगे बढ़कर कुछ सोचना होगा, उसके बगैर मामला हल होते नजर नहीं आ रहे। कौमी असम्बली से एक और बिल भी आज मंजूर हुआ, उस पर करेंगे बात इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी असम्बली में आज इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, जिसके अहम नुकात आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले तो इस तरमीम के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार किया गया। अब इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शेड्यूल और इलेक्शन प्रोग्राम देने का इख्तियार वापस मिल चुका है। इस बिल की दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि इसमें यह वाज़े कर दिया गया है कि आइन में जिस जुर्म की सज़ा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया वहाँ नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी, और तरमीम के तहत किसी भी अदालत के फैसले या हुक्म के तहत सज़ा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। तो ये तरमीम अहम इसलिए समझी जा रही है क्योंकि इसके ज़रिए अब नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार हो गई। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ दुबई में मौजूद हैं। उनकी वतन वापसी के रास्ते में हायल कानूनी उलझनों के सुलझाने के लिए माहिरीन से मशवरे भी किए जा रहे हैं और उनकी पाकिस्तान वापसी का रोड मैप तय किया जा रहा है। हिलाली साहब, क्या लगता है आपको, क्या बड़ी ईद के बाद बड़ी सियासी हलचल होने जा रही है, और ख़ुसूसन इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद क्या नवाज़ शरीफ का रास्ता साफ़ हो गया है वापसी का? हाँ, ये इसलिए इसलिए बदला गया है कि ये 5 साल जो ये कर रहे हैं, क्यों भाई, वाई 5 years? जब एक आदमी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो सकता है, जब एक आदमी एक पूरे अवाम को वोट लेके मेजॉरिटी इलेक्ट होता है और फिर चोरी करता है या झूठ बोलता है या कुछ ऐसी चीज़ करता है जो गलत है, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि ऐसे आदमी को सज़ा देना चाहिए, इबरतनाक सज़ा होना चाहिए, तो प्रिजम्पशन ये होना चाहिए कि ये डिस्क्वालिफिकेशन इज़ फॉर लाइफ। ये क्या 5 साल जेब काट रहा था क्या? ये जाके एक पेटी फ्रॉड किया था? ये एट द टॉप पोजीशन ऑफ पार्लियामेंट में जाके इसने ऐसा झूठ कहा था जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि डिस्क्वालीफाई हिम फॉर एवर। ये अस्यूम कर रहे हैं कि इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कहा नहीं, देयरफॉर ये इम्प्लीकेशन नहीं ले सकते। ये कौन होते हैं कहने के लिए? आई एम सॉरी, मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल इस पे एक रेफरेंडम करें। आप पूछिए आवाम से क्या होना चाहिए अगर एक प्राइम मिनिस्टर पकड़ा जाता है झूठ करना या मनी लॉन्ड्रिंग करना, ये वो एक बात। दूसरी बात, आप पता नहीं क्यों सोच रही हैं कि इलेक्शंस होंगे।
मैं कहता हूँ कि ये अगस्त में इनका 5 साल हो जाएगा ना। हाँ। का 5 साल, माफ़ करिए, वो जो पीटीआई का 5 साल ख़त्म हो जाएगा और 90 डेज़ का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब तो हमें पता चल गया है ना कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस नहीं होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। उसके बाद आपको पता है कि नहीं, उसके बाद आपको ये भी पता है कि इलेक्शंस होने के पहले आपको कुछ चीज़ें करने होते हैं भाई। पहले आपको फैसला करना पड़ता है कौन विच इज़ डिज़ायरेबल, क्या डिज़ायरेबल है, कौन सी पार्टी एक्सेप्टेबल है, क्या उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए, कितने से उनका हमें कोशिश करना चाहिए वो जीते। और ये तो चीज़ें फिर एग्रीमेंट। फिर मौलाना साहब कहते हैं कि 1 साल तो कुछ नहीं है, ये इकोनॉमी पहले ठीक करो और फिर इलेक्शंस करो। पीपीपी और नैब कहती है कि नहीं इलेक्शन, नैब नवाज शरीफ अवामी पार्टी कहती है नहीं इलेक्शंस फौरन, वो भी हम जानते हैं क्यों। तो देखिए ये बहुत सारे चीज़ें हैं विच आर अनसेटल्ड। मैं नहीं समझता कि कोई कह सकता है कि या इलेक्शंस होंगे 90 डेज़ में होंगे, नया केयरटेकर गवर्नमेंट आएगा, अगस्त में 5 ईयर टर्म ख़त्म आता है तो लोग कह रहे हैं कि इसलिए नया केयरटेकर आएगा। गेस वर्क, किसको जाने क्या। देयर आर नो रूल्स और प्रिंसिपल्स। अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंगली देयर आर रूल्स, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उस पर अमल दरामद कितना हो रहा है ये सबको नज़र आ रहा है। राव खालिद साहब, हिलाली साहब तो कह रहे हैं कि माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। अब जब पता चल गया है कि एक मुजरिम है तो फिर उसको क्यों बार बार आवाम में रेफरेंडम करवा लेना चाहिए? आपको क्या लगता है इस एक्ट पर, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन के जो शिकें आइन में हैं वो इस तरह से नहीं होने चाहिए। ये लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि उनका लीडर किस तरह का होना चाहिए और कौन होना चाहिए। अगर लोग किसी ऐसे बंदे को चाहते हैं जिनके बारे में उनको यकीन भी है कि उसने उनका रिस्क छीना है या खाया है या चोरी की है मुल्क की, वो उसको रखना चाहते हैं तो दे शुड सफ़र, उनको फिर भुगतना चाहिए। जो लोग इस किस्म की अगर चीज़ें चाहते हैं, मेरा नहीं ख्याल लोग इस किस्म की चीज़ें चाहेंगे। जो इजमाए उम्मत कहा जाता है वो गलत बात पे हो नहीं सकता। तो जो सुप्रीम कोर्ट टेक्निकल अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आ गया तो उसके बाद ज़्यादातर जो माहिर हैं कानून के वो कहते हैं कि जी आइनी तरमीम के ज़रिए ये सज़ा का तयन किया जा सकता है, क्योंकि ये पहले तयन नहीं था तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने आइन की शिक को इंटरप्रेट किया है और उसका मानी उन्होंने ये निकाला है कि जो हो गया। दूसरा उस पर जो मॉरल आर्गूमेंट है वो ये है कि एक बंदा अगर सादक और अमीन एक सर्टन टाइम पे नहीं है तो ऐसा क्या फार्मूला है कि वो कुछ अरसे बाद वो सादक और अमीन हो जाएगा। और वो भी 70 साल का शख्स अगर हो, कोई भी फॉर दैट मैटर, मैं किसी खास शख्सियत की बात नहीं कर रहा। सर हिदायत तो फिर किसी भी उम्र में मिल सकती है ना। दूसरा आर्गूमेंट ये है उसके ऊपर जी, मैं कह रही हूँ हिदायत तो किसी भी उम्र में मिल सकती है, उम्र का क्या कहा रामी ताल्लुक है? हाँ, ये ठीक है। वो बड़ा मुझे याद आ गया, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी, वक्त पीरी गुर्ग ज़ालिम मी शवत परहेज़गार। कि तौबा वो है जो आप जब आप का जोश हो, आप में जज्बा हो और एक ताकत हो और एक उम्र हो, उसमें जब बुजुर्ग हो जाता है तो वो उस वक़्त तो जो जालिम जो होता है वो भी एक अपनी यानी ताकत ना होने की वजह से वो कमज़ोर होकर बैठ जाता है। तो इससे अगर ये ख़त्म भी हो जाती है, हम कहते हैं कि बड़ी अच्छी काविश है इनकी और चले ख़त्म हो जाती है, जहांगीर तरीन साहब को भी फ़ायदा मिलेगा, इनको भी मिलेगा। आगे चल के जिस तरह चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, जो कोशिशें हो रही हैं तो उनको भी फ़ायदा होगा अल्टीमेटली 5 साल के बाद। लेकिन क्या अहलियत और नाअहलियत अगर उसकी बुनियाद पे फैसले होते हैं पाकिस्तान में हुक्मरानी के, ये नहीं होते। उसके दुल्हन वही जो पिया मन भाई, तो वो पिया मन भाएंगे जब मियाँ साहब तो वो पाकिस्तान भी आ जाएंगे। अच्छा। और वो प्राइम मिनिस्टर भी चौथी दफ़ा बन जाएंगे, और चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर अगर बनना चाहते हैं तो ज़ाहिर उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा, उसके लिए जो भी प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ेगा। उससे निकल के अगर वो कंपेन करते हैं तो अगला मरहला फिर ये सोचने का है कि शहबाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं कि मियाँ साहब आके यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की कंपेन को लीड करें और चौथी दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर भी बने। और क्या शहबाज शरीफ के जो चाहने वाले हैं वो भी यही चाहते हैं।
तो अगर ये सब चीज़ें इसी तरह से हैं फिर तो वो आ भी जाएंगे और बन भी जाएंगे। अगर ये इस तरह से मामला नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कुछ होगा। लेकिन असल मसला हल होगा आपका जब आप लोगों को फैसला करने देंगे, भले वो काले चोर को मुंतखब करें। मैं यकीन से कहता हूँ इस मुल्क की सिमत दुरुस्त होनी शुरू हो जाएगी और वो 5 साल के लिए जो भी आए अपनी पॉलिसीज़ के साथ चले, अपने सिमत का तयन करे और आगे फिर लोगों को डिसाइड करने दें, वोट आउट करें लोगों को, ये बड़ी आपने किक आउट ना करें। वोट आउट जब आप करेंगे तो वो वापस नहीं आ सकेंगे कभी। बड़ी अच्छी आपने ये बात की है। रियाज साहब, यहाँ तो चले कानून साजी हो रही है, एक्ट में तरामीम हो रही हैं, दुबई में क्या खिचड़ी पक रही है? इस वक्त शरीफ ख़ानदान के डेरे हैं, वहाँ पर सियासत का मरकज़ बना हुआ है दुबई। अंदर की खबर ये है कि जरदारी साहब रवाना हो चुके हैं दुबई। अच्छा। और जो बड़ी बुनियादी वजह थी मियाँ साहब की और जो ज़ाहिर है उनके फैमिली के जो लोग हैं वो समेत वो यहाँ पहुँच गए हैं, उसकी वो एक वजह ये थी। और कुछ और पार्टी के मुख्तलिफ़ पार्टियों के जो लोग हैं PDM के, वो भी वहाँ पहुँच जाएंगे और इलेक्शन का जो लाएमल है उसका तय करने का आखिरी मरहला जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जरदारी साहब की ज़ाहिर सेहत इजाज़त नहीं देती 9-10 घंटे का लंदन का जो है वो दौरा करें, लिहाजा दुबई का जो है वो चूज़ किया गया है ताकि यहाँ से चंद घंटों में वहाँ पे मुलाकात होगी और उसमें तय किया जाएगा कि ईद के बाद मामलात को कहाँ ले जाया जाए। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक ज़ाहिर ये कानून साजी भी है, तो मियाँ साहब के आने के लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश की जा रही है, एक बात। दूसरा कि आइंदा जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके लिए क्या लाएमल करना है, एक क्या बयानियाँ बनाएगी। अच्छा। PDM की पार्टीज़ और ज़ाहिर नून लीग अपना भी सोच रही है और पीपल्स पार्टी भी सोच रही है कि क्या किया जाए, उनको कन्विंस किया जाए मुस्लिम लीग नवाज़ को कि ज़्यादा इसको ड्रैग ना किया जाए, इलेक्शन अगर वक्त पे हो जाए तो बेहतर है। अब दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है कि ये क्यों सारा कुछ हो रहा है इतनी तेज़ी से। उसकी वजह ये है कि बजट भी आ गया। बजट से पहले जो लोगों की उम्मीदें थी बजट से, हमने देखा कि सिर्फ तनख्वाहें और 2-4 चीज़ों के अलावा या BISP कुछ बढ़ गया, इसके अलावा हमें ऐसा कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा आम आदमी के लिए। और एक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमने देखा टूट का शिकार हो गई, IPP बनाई वो जो है वो नाकाम हो गई। तो चीज़ें जो है उस सिमत में नहीं जा रही जिस सिमत में ये सोच रहे थे। तो अब ये है कि पॉलिटिकल जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा बर्न होना, मतलब ख़त्म होना शुरू हो गया, थोड़ा बहुत जो रह गया था। अब इससे पहले कि मज़ीद इनके मामलात ख़राब हों तो इन्हें फ़ैसला शायद ये लग रहा है कि करने वाले हैं बहुत जल्द कि अक्टूबर-नवंबर में जल्द अज जल्द जो है वो मामलात को मज़ीद लंबा ना किया जाए, क्योंकि मार्च-अप्रैल की बातें भी चल रही हैं। अच्छा। तो अक्टूबर-नवंबर में इंतखाबात करवा दिए जाएँ और एक भरपूर बयानिया के साथ मैदान में उतरा जाए। बयानिया क्या होगा इस पे शायद जो है वो सोच और विचार जारी है, क्योंकि इस वक्त इनके पास कुछ नहीं बेचने को। 1 साल की जो इनकी परफॉर्मेंस थी, दो बजट्स की, आवाम का तो भरकस निकल चुका है। तो देखते हैं ईद के बाद हमें जो है वो क्या मिलता है और साबिक जो वज़ीर आज़म है पिछली हुकूमत के, उनके साथ क्या होता है और केसेस नवाज शरीफ साहब के कहाँ तक जाते हैं, ये हमें शायद ईद के बाद खुल के खेल सामने आ जाएगा। रियाज साहब, लेकिन शॉर्टली जरा जी आप कर दीजिए खालिद साहब। जो पहले ये इतलात थी ना कि मियाँ साहब दुबई में बैठेंगे और वहाँ कोई एक्टिविटी होगी और पाकिस्तान में बड़ी हलचल हो जाएगी, तो खबर ये है कि वो हज के बाद वापस लंदन ही जा रहे हैं और वहीं बैठ के अपनी बाकी सियासत करेंगे। तो वो हलचल अभी फौरी तौर पे कोई नज़र नहीं आ रही उसकी। चलें ठीक है, आगे देखते हैं होता है क्या। ईद के बाद खुसूसी तौर पर देखना होगा कि सियासी दर्जा कितना बढ़ता है और इलेक्शन की तैयारियाँ होती नज़र आती हैं कि नहीं। अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।